दोस्तों, लोकतंत्र का नृत्य में आपका स्वागत है। मैंने अलग अलग समय पे कई अलग अलग बातें कही और कुछ भगवती की कृपा ऐसी रही कि कुछ सही भी होती चली गई। मैं एक नैरेटिव बहुत दिनों से चला रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, जैसे एक बार सावरकर ने कहा था कि एक दिन कांग्रेसी जनेऊ के ऊपर कोट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे। राहुल गांधी ने साबित करके दिखा दिया। इसी तरह मैं बहुत जमाने से कह रहा हूं कि राजनीति अगर ऐसे ही चलती रही तो एक दिन हिंदू वोट के लिए भी वैसी ही भगदड़ मचेगी जैसे आज जमाने से 80 साल से मुस्लिम वोट बैंक के लिए बनी है। मैंने कहा था कि जैसे मुस्लिम वोट बैंक इतने लंबे समय से चला आ रहा है, हिंदू वोट बैंक भी बनेगा। कैसे, मैं आपको भी बताता हूं। पहली बात तो, जब हम बंगाल की आज बात कर रहे हैं, आज थंबनेल बंगाल का लगा है, तो मैं शुरुआत करूंगा बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से। अच्छा, ये और कुछ नहीं करते, ये सिर्फ ममता बनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ममता बनर्जी का ध्यान भटकाते हैं। ममता बनर्जी परेशान रहती हैं। अभी आपने देखा था, इन्होंने कल्याण बनर्जी के जरिए गवर्नर के खिलाफ ही एफआईआर लिखवा दी, जो कभी नहीं हुआ। बहरहाल, उन्होंने आज राजभवन का नाम बदल के लोक भवन रख दिया। इसे प्रधानमंत्री नहीं कहते, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, उन्होंने राजभवन, कि यहां से राज नहीं हो रहा है। राज तो ब्रिटिश राज के लिए कहते थे, तो उन्होंने उसका नाम लोक भवन रख दिया। बीच में उन्होंने बॉर्डर एरियाज का दौरा भी किया था, बीएसएफ वालों से बात भी की थी। ये चीजें हैं जो ममता को बहुत इरिटेट करती हैं, और भाजपा भी ऐसे चुन चुन के वहां पर गवर्नर भेजती है जो कि ममता को इरिटेट करते रहते हैं। आपको जगदीप धनखड़, जो बाद में उपराष्ट्रपति हो गए, तो उनका कार्यकाल भी याद होगा। उनसे भी लगातार ममता की ठनी रहती है, मतलब ठनी रहती थी, और ममता की सभी से ठनी रहती है, उसमें नई बात क्या है। तो साहब, आज ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल में भी वक्फ एक्ट लागू होगा, और 82,000 जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको 6 दिसंबर तक अपलोड करने का समय दे दिया है, रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल पे। आपको मालूम है, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको याद है कि ओवैसी ने कहा था कि सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, और उसमें 99% प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड ही नहीं, और अभी भी रजिस्टर नहीं हो पा रही, और इसी तरह सब हाथ से जा रही। तो 82,000 प्रॉपर्टीज कैसे होगी 6 दिसंबर तक अपलोड? और डेट भी उन्होंने कौन सी लगी? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर, आप सोचिए, 6 दिसंबर वो डेट है जिसको आप जानते हैं कि जिसको बाबरी के ढांचे से गिराकर देखा जाता है। चलिए, ये भी बड़ा सिंबॉलिक रहा। लेकिन आपको याद होगा, ममता बनर्जी, देखिए, पॉलिटिक्स में जो बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप बहुत गुर्राते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी राजनीतिक पारी का अंत होने लगा। तेजस्वी यादव का याद है ना, ये बिहार है, खैनी की तरह क्या चबा के और रगड़ के फेंक देंगे अमित शाह और मोदी को, उनका आपने देखा। केजरीवाल का आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, आपने देखा। कांग्रेस का आपको याद है ना कि तुमको चाय बेचने के लिए स्टॉल दे सकते हैं, जीत तो तुम सकते नहीं नरेंद्र मोदी, आपने हाल देखा। आजकल यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने किसी जमाने में कहा था कि साहब गोली मार दो मुझको, पर मैं वक्फ एक्ट लागू नहीं करूंगी। बड़े डंके की चोट पे कहा था कि मुझे भले गोली मार दी जाए पर वक्फ एक्ट लागू नहीं होगा। कहा तो उन्होंने कुछ और भी था, उन्होंने कहा था जान दे दूंगी लेकिन CAA लागू नहीं होने दूंगी। अभी अमित शाह ने कह दिया CAA भी लागू होगा और NRC भी होगा। ममता दीदी, अब क्या करेंगी? चलिए, आपने आज लागू कर दिया, लेकिन उन जानों का क्या, उन हत्याओं का क्या, उन लूट, उन बलात्कारों का क्या जो मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी द्वारा वक्फ एक्ट के खिलाफ भड़काने पे हुई थी? आपको याद है इन्होंने कैसे भड़काया था? ममता बनर्जी, ऐसा नहीं कि उनको रातों रात एकदम से उनका नेशनलिज्म जाग गया। याद रखिएगा, एक बात कभी मत भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ममता बनर्जी ने संसद में रोया था, संसद से इस्तीफा दिया था। मालूम किस मुद्दे पर? उस समय वामपंथी सरकार थी, और इन्होंने कहा था कि मेरे बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, मेरे बंगाल का स्वरूप बदल रहा है। इस बात पे ममता रोई थी, इस बात पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो जिनके लिए आपने, जिन्हें भगाने के लिए आपने आंदोलन चलाया था, आप रोई थी, आपने इस्तीफा दिया था, आज उन्हीं के लिए आप जान देने को तैयार हैं कि
जान दे दूंगी पर ये इनको जाने नहीं दूंगी। ये है वोट बैंक की राजनीति। ममता डरी है, और कैसे डरी है मैं आपको बताता हूं। जैसे वो चुनाव में शुरुआती रुझान आते हैं ना, तो शुरुआती रुझान बता रहे कि केवल कलकत्ता और 24 परगना में 25 लाख वोट डिलीट हो चुके हैं। केवल सोचिए आप, 25 लाख वोट डिलीट हो रहे हैं केवल कलकत्ता और 24 परगना में। अच्छा, इसमें भाजपा के नेताओं ने भी बड़ी मदद की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं भाजपा बहुत जम के चुनाव लड़ती है। आपने देखा भाजपा के नेता फर्जी वोटर्स की लिस्ट ले लेकर चुनाव कार्यालय पहुंचते रहे, लगातार पहुंचते रहे। ये देखिए आप, इनकी मेहनत भी देखिए। और उसके बाद जो होना था वो हुआ। हमने देखा लाखों की संख्या में पलायन, लाखों की संख्या में पलायन, लोग भाग रहे हैं। और ये बात झूठ नहीं है। मैं अभी कल आपको बता रहा था कि लखनऊ में पूरी बस्ती की बस्ती खाली हो गई। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल, वही पश्चिम बंगाल का मध्यम ग्राम का एक वीडियो दिखा रहा हूं, और यहां से लोग पूरी की पूरी बस्ती भाग खड़ी हुई। देखिए, মধ্যমগ্রামের মাঠপাড়ায় গোটা গ্রামই খালি হয়ে গিয়েছে। গোটা গ্রামে প্রায় 100-র বেশি পরিবার থাকতো বলে দাবি, এবং এখানকার বাসিন্দারা তারা কাগজ কুড়োনো, জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ করতেন। স্থানীয়রা ভোট দিত, সুবিধা নিত 2000, এবং সেই গোটা গ্রামটাই দেখা যাচ্ছে একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। মধ্যমগ্রাম পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ড মাঠপাড়া, যেখানে প্রায় 100-রও বেশি পরিবার থাকতো, এবং সেই পরিবার তারা কেউ আর সেখানে এখন নেই। এখানকার বাসিন্দারা তারা কাগজ। देखा आपने, मैं देख रहा हूं मनोज सिंह राजपूत कमेंट कर रहे हैं कि बंगाल में वोट देने पे भाजपा के लोगों को खुलेआम मार दिया जाता है और ममता बनर्जी चुप रहती है और भाजपा देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं। भाजपा की इस बात पे हम लोग लगातार क्रिटिकल रहे कि भाई जब तक आप अपने वोटरों को भरोसा नहीं दिलाएंगे तब तक वो आपके साथ कैसे वोट करें। लेकिन इस बार एक माहौल बन रहा है और ममता डरी है। आपको याद है मैंने ममता बनर्जी का एक वीडियो दिखाया था आपको, जिसमें खुलेआम दीदी कह रही थी कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है और मैं उसके लिए उसकी हर लात खाने को तैयार हूं। याद करें, ऐसे मतलब इतना खुले किसी नहीं बोला आज तक। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। तो लेकिन जब अब उनको नजर आ रहा है कि साहब मेरा वोटर तो भाग रहा है, अंतर तो वही 26-27 लाख वोट का था पिछले चुनाव में, और वो 26-27 लाख वोट तो कलकत्ता और 24 परगना से ही पूरा हो जा रहा है। अभी तो पूरा बंगाल बाकी है, तो क्या होगा। तो फिर उनको समझ में आया कि साहब चलें हिंदुओं के सामने ही सरेंडर करते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है भद्रलोक, उसमें भी बड़े दिनों से आवाजें उठ रही हैं कि साहब ये क्या कर रही हैं दीदी आप, ये क्यों अपने ही प्रदेश को आप क्यों बंगाली मुसलमानों और वो बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथ में सौंपती चली जा रही। और प्लस जो ममता के सपोर्टर हैं या ममता के विधायक हैं, इसमें कलकत्ता के मेयर फिरहाद हाकिम का बहुत बड़ा रोल है। मैंने उसके आपके कई वीडियो दिखाए। उसको मैंने आपको दिखाया था कि कलकत्ता में जो जितने नगर निगम के बोर्ड है, म्यूनिसिपैलिटी के बोर्ड है, उसने उसमें बंगला हटा के उर्दू में लिखवा दिया। बंगला टोटल, मतलब बंगाल से बंगला हटा दिया। तो आपको क्या लगता है सब वहां अंधे बैठे। धीरे धीरे ममता की ग्रुप में भी सुगबुगाहट बढ़ती जा रही थी। फिरहाद हाकिम का ये कुछ कर नहीं सकती। फिरहाद हाकिम एक बड़ा मुस्लिम नेता है, वो तो सीधे ममता बनर्जी के भतीजे से लड़ता रहता है, अभिषेक से। वो कहता है कि ममता के बाद पार्टी हमारी, उस पर भी आऊंगा। तो ममता बनर्जी ने सोचा कि भाई हमारा वोट बैंक भी नाराज हो रहा है और हिंदू भी नाराज हो रहा है, और जो मुस्लिम वोट बैंक हमने इतनी मुश्किल से दशकों में पहले वामपंथियों ने बनाया था, फिर मैंने बनाया था, वो तो निकल जा रहा है। तो ममता बनर्जी अब फाइनली हिंदुओं की शरण में आई। उनको लग रहा है कि इसके चलते हिंदू, भाजपा का हिंदू उनको वोट दे या ना दे, कम से कम जो टीएमसी का हिंदू भाग रहा है उसको रोकने के लिए ये कवायद हुई है। इसको समझिए, ममता बनर्जी को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि साहब इसके बाद वो भाजपा के हिंदू उनको वोट देने लगेगा। उनको लग रहा है साहब जो मेरा भद्रलोक का हिंदू भाग रहा है उसको रोका जाए। पर क्या रुक जाएगा? आप देखें, आपको मैंने बताया था कि किस तरह ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को एक नई बाबरी खड़ी करने की बात की है। आपने देखा था कैसे डंके की चोट पे वो बोल रहे थे। अब उनका नया बयान, नया वीडियो आया है। वो तो साहब कह रहे हैं कि जो रोकेगा फिर उसको भोगना पड़ेगा, काट के रख देंगे। वो तो कह रहे हैं कि साहब हम अब इतने परसेंट थे, अब इतने परसेंट हो गए,
वो कहते हैं 37% थे। जब बाबरी मस्जिद पूरी तरह हमारे पास नहीं होगी तब तक, जब पूरी तरह से हमारे पास नहीं होगी तब तक हम 40% हो जाएंगे। याद रखना, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम में से 100 लोग जाएंगे तो हम अपने साथ 500 ले जाएंगे। ये किस तरह के बयान है? वही ओवैसी टाइप के 15 मिनट के, उस पर भी आता हूं। फिरहाद हाकिम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो तो जमाने से इस तरह की बातें करता रहा। फिरहाद हाकिम का आप देखिए, वो कहता है पश्चिम बंगाल में हम 33% है और देश में 17% है। संख्या में हम भले अल्पसंख्यक हों, लेकिन एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो जाएंगे, यानी हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएंगे। 20% मुसलमानों ने इस देश को, जब आपकी 20% पॉपुलेशन थी तो आपने खड़े होकर कहा कि भाई इस देश में हम आपके साथ नहीं रह सकते, देश के 3 टुकड़े कर दिए। आज आप फिर 20% हो रहे हैं, अब फिर देश का टुकड़ा मांग रहे हैं। समझिए आप इसको। समाजवादी पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश में एकदम यही बात कही थी। मैं आज ट्विटर पर मैंने ट्वीट किया था उसको, आज मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं। MIM का MLA बंबई जाके, हैदराबाद से बंबई जाके किस भाषा में बात करता है, शिवसेना के गढ़ में जाके किस तरह की भाषा में बात करता है। कहता है कि गली गली कम पड़ जाएगी हिंदुओं तुमको भागने के लिए। और ये सब आपको याद है ना, अकबर ओवैसी की वो स्पीच, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम 80 करोड़ हिंदुओं को ठिकाने लगा दें। आज भी वही बात होती है। एक तो मेरा जहां